Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you're watching Wings Se Quran. So dear students, we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover the general topics of Indian polity. And ये सारे एग्जाम्स के लिए important हैं, whether it's JKPSC, JKSSP, SSC or any other exam. So we are trying to cover the important portion of entire Indian polity. So अगेन वी हैव कम विद अनदर वीडियो। आपको पता है कि हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक। तो आज हम पार्लियामेंट टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड उससे पहले एक जानकारी आपके लिए कि VLW के लिए ऑफलाइन बैचेज जो हैं वो काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन यू कैन कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज़ आर PDF जिसको हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं एंड आज हम इसको फिनिश करेंगे पार्लियामेंट टॉपिक को। एंड हम शुरू करने जा रहे हैं आज की जो डिस्कशन है हमारी वो यहाँ से क्योरम टर्म से। तो क्योरम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउस में अगर कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी मीटिंग करनी है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए हाउस में, तब जाके वो मीटिंग वो डिस्कशन हो पाएगी। तो इसके लिए एक मिनिमम नंबर है जो कि है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। यानी एक हाउस है जैसे कि लोकसभा है तो उसका हमारे पास 543 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। इसी तरह से राज्यसभा का 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। तो लोकसभा में भी 1/10 हमें चाहिए क्योरम एंड राज्यसभा में 1/10 चाहिए। तो लोकसभा का 1/10 इट्स अराउंड 55 मेंबर्स। सो 55 मेंबर्स लोकसभा में होंगे तब जाके लोकसभा में कोई मीटिंग होगी, लोकसभा में कोई मैटर पे डिस्कशन होगी। एंड इसी तरह से राज्यसभा में वी नीड 25 मेंबर्स। सो दिस इज द क्योरम ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो ओके, सो 1/10 से अगर कम होंगे तो कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, कोई भी मीटिंग नहीं होगी। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योरम इज इंपॉर्टेंट। एंड इस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1/10 और 10% या फिर 110, इस तरह से ऑप्शन डालते हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दिस इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इंक्लूडेड होता है? तो बिल्कुल होता है। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लोकसभा में स्पीकर होता है एंड राज्यसभा में हमारा चेयरमैन होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके, सो दिस इज क्योरम, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्योरम इन पार्लियामेंट। एंड आफ्टर दिस मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे असल में ये जो लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट की मीटिंग्स में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल जो है वो भी पार्ट लेता है। ओके, सो जो भी मिनिस्टर है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये इनको ये राइट है दैट दे कैन स्पीक इन द हाउस, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, दे कैन टेक पार्ट इन द जॉइंट सिटिंग, वो जॉइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं। एंड या फिर कोई और कमेटी अगर पार्लियामेंट की है तो जिसके वो मेंबर हैं तो उसमें भी वो पार्ट ले सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ओके, सो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अगर कोई मिनिस्टर जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, वो भी दोनों हाउसेज की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है। बट द ओनली कंडीशन इज़ दैट कि वो सिर्फ 6 महीनों तक ही ये कर सकता है, उसके अंदर अंदर उसको दोनों हाउसेज में से किसी हाउस का मेंबर बनना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आफ्टर 6 months ही वोंट बी एबल टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ओके, सो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड कि एक मिनिस्टर जो मेंबर नहीं भी है बट स्टिल ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज, बट ही कैन ओनली रिमेन ए मिनिस्टर फॉर 6 months। ठीक है, अगर वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है बट स्टिल ही कैन रिमेन ए मिनिस्टर फॉर 6 months। ठीक है, एंड ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज। आप इसको ध्यान में रखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट दैट इज लेम डक सेशन। सो लेम डक सेशन इज एक्चुअली कि जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकसभा जो होती है उसका जो लास्ट सेशन होता है, ओके, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। ओके, फॉर एग्जांपल 2020 में लोकसभा इलेक्शंस हुए एंड 2025
तक इसका टेन्योर है, ठीक है। एंड 2025 में जब ये लोकसभा का लास्ट सेशन होगा तो तब क्या होगा, उसी सेशन को लेम डक सेशन कहा जाता है। एंड जो उस टाइम पे मेंबर्स होते हैं उस एग्जिस्टिंग लोकसभा के, उनको लेम डक्स कहा जाता है, जो कि नेक्स्ट लोकसभा के लिए इलेक्ट नहीं हुए होंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट सेशन, एक्चुअली लेम डक सेशन इज द लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा। ओके, आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2020 से 25 तक एक एग्जिस्टिंग लोकसभा था। अब 25 में आने वाले लोकसभा के भी क्या हो गए, इलेक्शंस हो गए एंड एक नया लोकसभा बन गया है। तो पुराने लोकसभा का जो लास्ट सेशन होगा उसको लेम डक सेशन कहा जाता है। एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको लेम डक्स कहा जाता है। एंड जो वो मेंबर्स जो नेक्स्ट लोकसभा, न्यू लोकसभा जो बना होता है उसमें इलेक्ट नहीं हुए होते हैं, ओके, तो उनको लेम डक्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कुछ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिटिंग्स होती हैं, मैंने आपको कहा था कि सिटिंग्स होते हैं, एक तो सिटिंग्स होती हैं हमारे पास जब रोज पार्लियामेंट मिलता है, एक सेशन होता है जो कि 3 है, बजट, मॉनसून एंड विंटर। तो जो सिटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, उसमें जो पहला आर होता है, जो पहले आर की सिटिंग होती है, उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। एंड इस क्वेश्चन आर में क्या है, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्टर से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट मैटर्स पे। एंड 3 तरह के क्वेश्चंस ब्रॉडली पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चन जिनका एक ऑरल आंसर देगा मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को लिखित में आंसर नहीं देना, ही कैन गिव ए ओरल आंसर। दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इसमें मिनिस्टर्स को एक लिखित में जवाब देना है किसी भी क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन मेंबर पूछेगा। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है, दैट इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो हैं 10 डेज से के नोटिस पे दिए जाते हैं एंड इसके बाद मिनिस्टर्स इनको आंसर करता है, इनको भी आंसर ऑरली करता है मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अनस्टार्ड क्वेश्चन जो हैं सिर्फ इनको रिटर्न में आंसर करता है मिनिस्टर, ठीक है। सो द फर्स्ट आर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग इज क्वेश्चन आर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि क्वेश्चन आर में मिनिस्टर्स के साथ साथ प्राइवेट मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स मैंने आपको कहा है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर। देन कम्स द जीरो आर। सो द जीरो आर कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में नहीं है, ठीक है, बट जो जीरो आर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, when the question r ends it starts immediately after the question r's। एंड इसमें भी क्या होता है कि मिनिस्टर्स जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं बट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ओके, सो इन क्वेश्चन आर द मिनिस्टर्स आस्क क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जीरो आर क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर, बिटवीन क्वेश्चन आर एंड जीरो आर देयर इज नो गैप, so that's why it is known as zero r, because it starts immediately after the end of question r। बट आप ये याद रखेंगे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में जीरो आर का मेंशन नहीं किया गया है, बट क्वेश्चन आर मेंशन है, इट इज इन रूल ऑफ प्रोसीजर्स, बट क्वेश्चन जीरो आर इज नॉट इन रूल ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास है, कुछ मोशंस भी होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ मोशंस भी होती हैं। एंड मैं आपको बता दूं, कोई भी मैटर पे डिस्कशन नहीं होगी, किसी भी मैटर पे डिस्कशन नहीं होगी जब तक कोई मोशन ना चलाई जाए। ओके, सो कोई भी मैटर अगर डिस्कस करना है पार्लियामेंट में, जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, बट उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक मोशन चलानी है। यानी मोशन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कॉन्सेंट से चलाई जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको पता है लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरमैन। ओके, अब क्या होता है कि जो हाउस है, हाउस उस मोशन को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। हाउस या तो उस मोशन को एक्सेप्ट करेगा या तो उस मोशन को रिजेक्ट करेगा। एंड इस तरीके से हाउस के जो मेंबर्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने डिसीजंस किसी पर्टिकुलर मैटर पे, जब वो मोशन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर मोशन। तो क्लोजर मोशन इज एक्चुअली, ये क्या होता है कि
जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ डिबेट हो रही है, कोई मैटर डिबेट हो रहा है, कोई भी मैटर डिबेट हो रहा है, तो जब इस मैटर की डिबेट को एंड किया जाता है कि भाई अब बहुत डिबेट हो गई, अब क्या करते हैं, नाउ लेट्स पुट दिस मैटर टू वोट, अब इस मैटर पे वोट दिया जाए। तो ये जो कट शॉर्ट करना किसी भी डिबेट को, इस मोशन को कहा जाता है क्लोजर मोशन। तो ये मेंबर जो है मूव करता है पार्लियामेंट में, शुरुआत इसकी करता है कोई भी मेंबर पार्लियामेंट। एंड ये क्यों होता है, ताकि कोई डिबेट जो ऑलरेडी किसी मैटर पे चल रही है उसको कट शॉर्ट किया जाए एंड उस मैटर पे अब वोटिंग की जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड वोटिंग कब होती है, जब मोशन अप्रूव की जाती है हाउस के द्वारा, डिबेट रोक दी जाती है एंड द मैटर इज पुट टू वोट, फिर उस मैटर पे वोट किया जाता है कि उस मैटर को उस पर और डिस्कशन की जाए, उस पर कोई एक्शन लिया जाए या नहीं, देन पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सो दिस इज क्लोजर मोशन, यानी कि कोई चीज़ क्लोज करना, आप सिंपल याद रखेंगे, मैटर को, डिबेट को क्लोज किया जाता है एंड मैटर जो है उस पर अब वोटिंग होती है। देन कम्स द प्रिविलेज मोशंस। तो प्रिविलेज मोशन क्या है, प्रिविलेज मोशन अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है, यानी कि वायलेट करता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रिविलेज मोशन उसके अगेंस्ट चलाई जाती है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय मिनिस्टर। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ देयर इज़ वन मोर, दैट इज़ कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये पार्लियामेंट में इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है ताकि कोई भी जनरल अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, कोई भी मैटर है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंटली इम्पोर्टेंट है, तो उस पर डिस्कशन शुरू की जाती है एंड इस मोशन को कॉलिंग अटेंशन मोशन कहा जाता है। एंड ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में मेंशन्ड है, ये आप याद रखेंगे। आफ्टर दिस कॉलिंग अटेंशन मोशन, सिंपल आप रखेंगे, अटेंशन से आप याद रखेंगे कि कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है थ्रू कॉलिंग अटेंशन मोशन। एंड इसके बाद हमारे पास है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ओके, आर्टिकल 74 क्या है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, सबसे पहली बात। ठीक है, एंड इसके बाद आप याद रखेंगे कि मिनिस्टर तभी तक ऑफिस में रह सकता है जब तक वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा रिमूव कर सकती है किसी भी मिनिस्टर को बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होता है किसी भी मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, किसी भी मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे, दिस हैपन्स थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड मिनिस्टर तभी इंजॉय कर सकता है अपना ऑफिस जब तक उसको लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का क्या है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट है। ये आप याद रखेंगे, जब सपोर्ट चला गया, उसके अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन चला दी, तो उसकी मिनिस्ट्री जा सकती है। आप ये याद रखेंगे। इसके बाद एक और मोशन हमारे पास है, दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स। सो मोशन ऑफ थैंक्स क्या है कि जो जब जनरल इलेक्शन होता है एंड उसका पहला सेशन होता है, या फिर हर फिस्कल ईयर का पहला सेशन, यानी कि हर साल फिस्कल ईयर होता है ना, तो उसका पहला सेशन या फिर जनरल इलेक्शन का पहला सेशन, इसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट इसमें क्या दे आउटलाइन करता है, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते हैं प्रिसीडिंग ईयर में एंड जो आने वाले ईयर्स में उनके प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं, इन दोनों की आउटलाइन देता है प्रेसिडेंट अपने एड्रेस में। एंड इसी एड्रेस को कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, मोशन ऑफ थैंक्स इसी एड्रेस को दिया जाता है। एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, कि ब्रिटेन में इसको कहा जाता है स्पीच फ्रॉम द थ्रोन, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन, ये आप याद रखेंगे, फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन। एंड इंडिया में इसको मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है, जो कि प्रेसिडेंट देता है। आप ये याद रखेंगे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं देते हैं, ये प्रेसिडेंट देता है मोशन ऑफ थैंक्स। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बिल। पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल दोनों में फ़र्क क्या है। पब्लिक बिल भाई सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी बात, पब्लिक बिल जो है ये गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा हमारे पास है कि पब्लिक बिल जो है
पब्लिक बिल, ये आप अवॉइड करेंगे। पब्लिक बिल जो है इसके ग्रेटर चांसेस होते हैं कि इसको पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है एंड ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइवेट बिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ पब्लिक बिल के बारे में कि इसकी इंट्रोडक्शन के लिए 7 डेज़ का नोटिस चाहिए, ठीक है। 7 डेज़ नोटिस चाहिए इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। इसके साथ साथ जब प्राइवेट बिल की हम बात करते हैं तो प्राइवेट बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि मिनिस्टर है, एंड वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि मिनिस्टर नहीं भी है, ठीक है। आप ये याद कर सकते हैं, आप ये इसको याद रखेंगे कि ये कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं भी है वो भी प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, फर्स्ट थिंग। और ये अपोजिशन पार्टी के स्टैंड को रिफ्लेक्ट करता है, उनके ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इसके साथ साथ इसके बहुत कम चांसेस होते हैं पार्लियामेंट में अप्रूव करने, क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो रूलिंग पार्टी है वो तो चाहेगी कि ये पास ना हो, इसलिए देयर आर लेस चांसेस। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ नोटिस दिया जाता है, बट पब्लिक बिल में 7 डेज नोटिस एंड प्राइवेट बिल में 1 मंथ नोटिस, ठीक है। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है, हमने सुना है अभी तक कि मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल 2 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसको आप अवॉइड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल को देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। तो जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड। तो ऑर्डिनरी बिल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। 2 बातें, ये हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑर्डिनरी बिल जो होती है, इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ जो हमारी ऑर्डिनरी बिल है ये अमेंड भी की जा सकती है, रिजेक्ट भी की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने ऑर्डिनरी बिल जो राज्यसभा है वो अपने पास 6 महीनों के लिए रख सकता है, मैक्सिमम 6 महीनों के लिए ऑर्डिनरी बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकता है राज्यसभा। इसके बाद ऑर्डिनरी बिल को स्पीकर की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, ये ऐसे भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। एंड ऑर्डिनरी बिल पे जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए 2 हाउसेस में, तो आपको पता है 108 आर्टिकल के थ्रू हम जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है 2 हाउसेस की, जिसको जो है स्पीकर प्रिजाइड करेगा। ये आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। हम प्रेसिडेंट स्पीकर सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जॉइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए। एंड जो ऑर्डिनरी बिल है इसको रिजेक्ट भी कर सकता है प्रेसिडेंट, अप्रूव भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। बट जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगी, पहली बात। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करता है एंड उसके बाद इंट्रोड्यूस होती है मनी बिल। एंड इसको राज्यसभा अमेंड या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। एंड राज्यसभा इसको अपने पास सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज के लिए रख सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी बिल में 6 मंथ्स का हमारे पास टाइम है राज्यसभा को, बट यहाँ पे राज्यसभा को सिर्फ 14 डेज का टाइम है। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए 2 हाउसेस में, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, ठीक है। मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट तो कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी की रिकमेंडेशन से आई होती है। तो अब रिटर्न क्यों करना रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो इसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एंड एक और चीज़ आप याद रखेंगे, एक जगह आप ये भी देखेंगे कहीं कहीं फाइनेंशियल बिल टर्म आप देखेंगे, फाइनेंशियल बिल।
तो क्या है कि सारी मनी बिल्स जो हैं फाइनेंशियल बिल्स हैं, लेकिन सारी फाइनेंशियल बिल मनी बिल्स नहीं है. ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, बिकॉज मनी बिल्स आर ओनली मनी दोज बिल्स दैट आर कंटेन इन द आर्टिकल 110. वो आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस इस बिल के लिए दिए गए हैं, वो सारे मैटर्स जिस बिल में आते हैं वही मनी बिल कहलाई जाएगी. आई होप मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगी. एंड इसके साथ साथ बजट की बात अगर कर लें तो ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आर्टिकल 102 के अंडर, जो कि प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने. एंड मैं आपको बता दूं, वर्ड बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुई है टर्म, वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ हुआ है. तो इसके साथ साथ आपको पता है कि 2017 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 बजट होते थे, रेलवे बजट एंड जनरल बजट. रेलवे बजट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का बजट होता था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. बट जो हमारा जनरल बजट था ये बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनका एक कॉमन बजट था. लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद इनको मर्ज कर दिया गया है, अब एक ही बजट आता है, ये भी आप याद रखेंगे. एंड ये जनरल बजट एंड रेलवे बजट जो है 1924 में लाए गए थे, इनको अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था. एंड एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेपरेट किया गया था, एक्वर्ट कमेटी 1921. इन्होंने रेकमेंड किया था कि रेलवे बजट एंड जनरल बजट को अलग कर दो, ठीक है. बट 2017 में फिर से मर्ज हो गए. अब अगर पावर्स की बात करें पार्लियामेंट की, तो कुछ पावर्स हैं पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स. तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है कि पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम यही है कि लॉज को बनाना. तो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे लॉज बनाता है, जिसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं. एंड इसके बाद रेजिजरी सब्जेक्ट्स पे भी पार्लियामेंट लॉज बनाता है. तो रेजिजरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं. हमारे पास यूनियन लिस्ट है, हमारे पास स्टेट लिस्ट है, हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है. एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें इन तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं आता है वो रेजिजरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है. एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों स्टेट एंड यूनियन यानी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं. इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो पार्लियामेंट है ये कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉ बनाता है, ठीक है. एंड पार्लियामेंट के पावर्स ओवर राइडिंग है इन केस ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं ना, स्टेट भी एंड सेंटर भी. लेकिन अगर स्टेट का लॉ होगा, सेंटर का लॉ होगा, दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा. कॉन्करेंट लिस्ट में ओवर राइडिंग पावर्स होते हैं पार्लियामेंट के पास, ठीक है. एंड इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है. कब? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा, या फिर जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, या फिर जब दो से ज़्यादा स्टेट जॉइंट रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को, या फिर अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट या फिर किसी ट्रीटी को इफेक्ट देना है, या फिर प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में है, तो इन केसेस में पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पे. एंड दीज आर ऑल नॉट द नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशंस में स्टेट लेजिस्लेचर ही स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है, बट ये कुछ सिचुएशंस हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है. इसके बाद कुछ फाइनेंशियल पावर्स जो हमारे पास क्या है कि कोई भी टैक्स लिवाए या फिर कलेक्ट नहीं किया जाएगा, एंड कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं अप्रूव होगा जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करता, ठीक है. तो पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तब भी कोई भी एक्सपेंडिचर किया जा सकता है किसी भी फंड से. एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, इसीलिए बजट जो है प्लेस किया जाता है पार्लियामेंट के सामने ताकि उसको अप्रूव किया जाए, ठीक है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रेजेंट करती है उसको अप्रूव भी करना चाहिए पार्लियामेंट, ठीक है. तो ना तो तब तक कोई टैक्स लिवाए हो सकता है, ना ही कोई कलेक्ट हो सकता है टैक्स, ना ही कोई एक्सपेंडिचर किया जा सकता है. तो पार्लियामेंट का यहाँ पे अप्रूवल इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसको स्क्रूटनाइज करता है डिफरेंट कमिटीज से, ठीक है. जैसे हमारे पास अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है. तो ये कुछ कमेटीज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं जिनकी हेल्प के थ्रू स्क्रूटनाइज करता है पार्लियामेंट किसको, स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट. इसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बजट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी. अब एन्युटी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि बजट एक साल के लिए प्रेजेंट किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, एंड गवर्नमेंट को इस पैसे को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना होता है. अगर गवर्नमेंट एक साल में पैसा पूरा यूज़ नहीं कर पाई तो ये पैसा वापस चला जाता है, ठीक है. ये कंसोलिडेटेड फंड में वापस चला जाता है, एंड इसको रूल ऑफ लैप्स कहते हैं,
ठीक है, जब आपको 1000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को बजट मिला एंड किसी काम के लिए, एंड गवर्नमेंट 1000 करोड़ पूरा स्पेंड नहीं कर पाई एंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो वो पैसा वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो रहा होता है तो तब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम तेज़ी से होने लगता है। वो इसीलिए ताकि पूरा जो फंड है जो एलोकेट हुआ है उसको स्पेंड किया जाए। इस प्रैक्टिस को मार्च रश कहते हैं, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है एंड तब बड़े प्रोजेक्ट बड़े तेज़ी से चल रहे होते हैं काम, वो इसीलिए ताकि पूरी फंडिंग जो है वो यूज़ हो जाए, वो वापस ना पैसा चला जाए। इसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं पार्लियामेंट के, जिसमें हमारे पास क्या है कि पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 2/3 मेजॉरिटी से क्या होता है, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अमेंड करता है मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि आपको पता है क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स एंड द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकता ऑल्टर पार्लियामेंट, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। केस नंबर भारती केस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जुडिशियल पावर्स की बात कर लेते हैं कि कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, कुछ ऐसे पावर्स हैं पार्लियामेंट के जो जुडिशियल इन नेचर हैं। जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, इट्स ए क्वाजी जुडिशियल, एंड इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, इसी तरह से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिमूव करना, या फिर इलेक्शन कमिश्नर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करना। तो ये क्या है, ये पावर्स क्या हैं पार्लियामेंट के पास हैं, एंड दीज आर द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे इलेक्टोरल पावर्स भी हैं पार्लियामेंट के कुछ। कल किसी ने कमेंट किया था कि स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, तो स्पीकर को पार्लियामेंट खुद ही, लोकसभा खुद ही इलेक्ट करता है, वो लोकसभा का ही मेंबर होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सबसे पहले पार्लियामेंट किसको पार्टिसिपेट करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट हिस्सा लेता है, यानी कि इलेक्टोरल पावर है पार्लियामेंट का। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्लियामेंट पार्ट लेता है। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट ही पार्ट लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट भी पार्ट लेती हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्टोरल पावर तो ये है। दूसरा ये है कि लोकसभा जो कि पार्लियामेंट का एक हाउस है, वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है। इसी तरह से राज्यसभा अपने डिप्टी चेयरमैन को खुद इलेक्ट करता है। तो स्पीकर को लोकसभा ही इलेक्ट करता है, डिप्टी स्पीकर को भी लोकसभा ही इलेक्ट करता है। जिसने भी क्वेश्चन पूछा था आप सुन लें। इसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये भी पावर्स हैं कि वो इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकता है। किसके इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को, एंड जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के उनके इलेक्शंस को, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को। इन सारे इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। So this was all about parliament. We have tried to cover the major portion of the parliament and we'll see कि कितने क्वेश्चन JKPSC से आते हैं, कितने क्वेश्चन बाकी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स एक उड़ान। See you in next lecture. Till then, goodbye, take care and keep reading, keep revising. That's the only I would say mantra of cracking exams. Keep revising and keep revising. Thank you so much for watching विंग्स एक उड़ान।